नमस्कार क्वात्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आपके कई सारे पॉडकास्ट हम सभी लोग देख रहे हैं और हर इंसान को इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। तो क्योंकि आपके हर पॉडकास्ट जो है जीवन की रियलिटी को जैसे समझाए जाते हैं, तो आज क्वात्रा साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज समाज में बहुत कुछ हो रहा है कि वाई आर ओल्ड एज होम्स एग्जिस्टिंग दीज डेज। आजकल कितने ओल्ड एज होम्स हम देख रहे हैं, आ रहे हैं, तो ऐसे क्यों हो रहा है? बहुत विस्तृत विषय है जी, मगर इसको पकड़ने का प्रयास मैं करूंगा कि मैं इसको सूक्ष्म में कुछ कह पाऊं। मगर ओल्ड एज क्या है, सबसे पहले तो ये समझना होगा जी। ओल्ड एज वास्तव में हमारे मन की वो थकान है जो एज पर निर्भर नहीं करती, मगर मन जब थक जाता है तो फिर वो ओल्ड हो जाता है। और मन के थकने का मतलब है कि उसके पास नई नई बातों का होना खत्म हो जाता है, नई बातें नहीं आ रही होती। और अगर हमारे पास नई बातें नहीं आ रही हैं, मन में नए विचार नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम बूढ़े हो रहे हैं। वो कोई मतलब 35-40 साल का व्यक्ति भी हो सकता है और 70 साल का भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आजीवन 100 वर्ष की अवस्था में भी कोई वृद्ध ना हो। क्योंकि विचारों का सृजन अगर मन में हो रहा है, नवीन विचारों का, तो इसका मतलब हम वृद्ध नहीं है। और अगर हम उस स्थिति में आ गए कि वही कुछ बातें जो हम रिपीट करने लगते हैं, आप इस चीज को अनुभव कर सकती हैं कि जो व्यक्ति आप किसी से भी मिलती हो, उसकी 50 साल की अवस्था, 60 की, 70 की, वो उसी टाइप की वही लिमिटेड बातों को जब भी आप उन्हें 6 महीने में मिले, 3 में मिले या साल में मिले, वही रिपीट करते हैं कुछ बातें, और वो बात फिर समाप्त हो जाती है। ये वो स्थिति है जो ये बताती है कि व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। और अगर नवीन विचार है तो वो बूढ़ा नहीं हुआ। तो शरीर की अवस्था कभी भी वृद्धावस्था का पैरामीटर नहीं है। और ये भी सुनिश्चित बात है कि जिस व्यक्ति के अंदर सुंदर विचारों का सृजन होता रहता है, नए विचारों का, उसका शरीर भी कभी थकता नहीं है। ये परमात्मा प्रदत्त वो व्यवस्था है जिसको हम समझ नहीं पाते। अगर हम इस पर विचार करें तो ये स्पष्ट देखने को मिलता है। और इससे अलग बात यह है कि ओल्ड एज होम्स जो आपने कहा, तो वृद्ध व्यक्ति जो नवीन विचारों का सृजन नहीं करता होता जिसके अंदर, उसकी स्वीकार्यता समाज में भी समाप्त हो जाती है और परिवार में भी समाप्त हो जाती है। उसको भारतीय परंपरा के हिसाब से आदरणीय कहा जाता है, क्योंकि वो बड़े हैं अवस्था में, तो हम उनको आदर पूर्वक सम्मान देते हैं, मगर वो व्यवहार में शामिल नहीं होते, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद आशीर्वाद देने का काम तो वो कर सकते हैं, मगर काम तो नहीं कर सकते। और आशीर्वाद देने के लिए नवीन विचारों का सृजन, समझ का वो स्तर, जब सामने वाला सम्मान पूर्वक मन से समर्पित हो, वो भाव तो बनता नहीं है। हम बातें तो वही कर रहे हैं कि हमारे टाइम में सोना इस रेट का था, जमीन इस रेट की थी, हम ऐसा करते थे, हमने ऐसा किया, वो ऐसा था और ये ऐसा था। गर्मी बहुत हुआ करती थी, सर्दी बहुत हुआ करती थी, फ्लैट हो गए, इस रेट के हैं, अब हमारे टाइम में तो जमीन ऐसी होती थी। तो अगर इतनी ही बातें हैं तो आप फिर परिवार में किनारे हो जाओगे नवीन विचारों, क्योंकि आपके पास काम करने की क्षमता तो है नहीं। और परिवार में भी जो लोग हैं, ये नहीं कि उनके पास नवीन विचार है, वो भी, उनके पास शरीर में शक्ति है, वो काम में लगे हुए। तो वो काम में लगे हुए हैं तो वो अलग है हमसे, और हम काम भी नहीं कर पा रहे और विचार भी पुराने हैं। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए या बड़े होते हुए उस मन के भावों को शरीर में रहते हुए वो मन उस स्थिति में रहे कि उसके अंदर इतना बड़ापन आ जाए कि वो गाइड कर सके, वो समझ देने वाला हो,
तब तो वो ओल्ड एज होम में नहीं जाएगा, वो घर में ही रहेगा। जी जी। मगर जब वो स्थिति आ जाती है, जब विचारों का क्षरण हो जाता है और हम लोग नवीन विचार नहीं ला पाते, तो हमें ओल्ड एज होम जो है वो दिखाए जाते हैं। जी। ये तो हुआ एक कारण जो मैंने आपको बताया। मगर हम जिस भारतीय परंपरा में आते हैं वहां पर ये भाव भी स्पष्ट है कि एक बच्चा जिसके लिए माता पिता अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, क्योंकि वो युवावस्था ही जीवन है वास्तव में। तो जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो माँ गीले बिस्तर पर खुद सो जाती है, बच्चे को साइड कर देती है। बच्चा हर प्रकार से उस वक्त उस स्थिति में है जिसके लिए 100% उसका माँ ही कर रही है। उसके बाद पिता भी इन्वॉल्व हो जाते हैं साथ में, तो वो एक व्यवस्था है। तो उस बच्चे को इस भावना से अपने बूढ़े माता पिता के साथ निश्चित रूप से रहना चाहिए कि अगर उन्होंने वो 15 साल उसको दिए हर स्वरूप में, तो उसका भी उत्तरदायित्व है कि वो उनकी वृद्धावस्था या उस शरीर की अंतिम अवस्था के जो भी 5, 10, 15 साल हैं, तो उनको कष्ट कम से कम हो का प्रयास निश्चित रूप से करे और हृदय से करे, मन से उनके साथ रहे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाइस वर्सा है सारी चीजें। जो बच्चे ध्यान रखते हैं उनके बच्चे भी ध्यान रखेंगे, ये पक्की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कम या ज्यादा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि ध्यान ना रखें। बच्चे निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे और वो बच्चे फिर बड़े होते हैं, फिर वो भी उसी स्थिति में आते हैं। और एक बात और भी है कि अगर वो बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे और माता पिता ने ध्यान रखा है, तो परमात्मा का ये प्रेम है कि वो बच्चे बेशक ध्यान न रखें, मगर परमात्मा ऐसे हंड्रेड्स ऑफ बच्चे दे देते हैं जो ध्यान रखने वाले होते हैं। आप बिलीव करिए, शरीर से पैदा हुआ व्यक्ति उस परिवार का जिसे हम अंश मानते हैं, अगर वो ध्यान नहीं रख रहा है तो आप ऐसा मत समझिए कि बच्चे नहीं हैं। अपना जिक्र नहीं करना चाहिए, मगर कहना पड़ता है उदाहरण के लिए किसी और की बात करने की बजाय। I have 2 daughters and both are very loving। मुझे बेटे बेटी का फर्क कभी महसूस भी नहीं हुआ। कभी 1, 2 बार, 4 बार भाव आया भी होगा। व्यवहार है, समाज है, लोग कहते हैं तो मन में विचार तो आता है, मगर वो विचार कभी भी उस स्थिति में नहीं आया जिसने जीवन को अवरुद्ध किया हो या रोका हो कहीं पर, ये इस भाव के साथ। मगर कहा करते थे लड़का होना चाहिए। आज मैं अपने जीवन में उन बच्चियों को तो पुत्र की तरह देखता ही हूँ, मगर उससे बहुत आगे बढ़कर मेरे पास इतने बेटे हैं कि अगर अपना बेटा होता तो शायद मैं उनको ना पा पाता। मैंने उतने बेटे पा लिए। ये एक वो व्यवहार है परमात्मा का जो हमें वहां लेकर आता है कि सबको हम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में हमारे जीन से, हमारे डीएनए से, ये फिजिकल डीएनए और जीन की बात कर रहा हूँ, उससे हम सोचते हैं कि वो हमारा बच्चा है, मगर हम जिसको अपने मनोभावों के साथ तैयार कर रहे हैं, वास्तव में वो हमारा बच्चा है। बिल्कुल। ऐसे लोग जो हमारे मन को मैच कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितने खड़े कर देते हैं परमात्मा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें इस बात को मानना चाहिए कि जीवन वो है जो हम उस परमात्मा कृपा से उस स्वरूप में जिए कि अगर कोई पारिवारिक दृष्टि से कमी भी है तो वो दूर हो जाए। वो परमात्मा निश्चित रूप से करते हैं। ये बात मैंने ओल्ड एज होम्स के एस्पेक्ट में ही कही है। मगर इस बात को कहना जरूरी क्यों था कि आज समाज में एक मिथक जो ये पुत्र वाला है, इसमें भी कमी का आना जरूरी है। पुत्र होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मगर पुत्र का अर्थ है क्या? पुत्र वो है जो माता पिता के लिए कम से कम उस भाव से समर्पित हो कि उनकी वृद्धावस्था में वो कष्ट ना हो। और इस चीज के लिए आज पुत्रियां ज्यादा जागरूक हैं बजाय पुत्र के। और दूसरा, जिस तरीके का आज रोजगार की व्यवस्था है, एम्प्लॉयमेंट जिस तरीके का हो गया, जॉब्स में लोग जाने लगे हैं, सब बाहर चले जाते हैं, तो
बाहर गए हुए बेटा और बेटी में कभी कंपैरिजन किया जाए तो 70% मार्किंग बेटी को मिल जाती है कि वो ज़्यादा केयर टेकिंग कर रही होती है, 30% वहाँ जाती है। जी जी क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? वो सहृदयता एक नारी मन में ज़्यादा है, पुरुष मन में कम है। मगर ये बात तो सत्य है। जी तो इसलिए ओल्ड एज होम कुछ नहीं है। ओल्ड एज होम हमारी समझ की कमी, वृद्ध व्यक्ति की समझ की कमी एक कारण, दूसरा नेग्लिजेंस ऑफ एल्डरनेस, बच्चों की। अब उनके अंदर कितनी समझ है बुजुर्ग के अंदर, ये सब ना वाइस वर्सा फिर वही चक्कर होता है। है। मैं बहुत ना खुले एस्पेक्ट में स्पष्ट रूप से ये बात जी, कह रहा हूँ, जी। इसका अर्थ कभी भी कोई गलत ना करे, मगर है तो ऐसा ही सब कुछ। मगर इन सब के बावजूद भी कई बार बच्चों में कुछ इस प्रकार के भाव, कुछ खराब इस प्रकार की आदतें, खराब आदतें कहने का मतलब खान पान, रहन सहन की गलत व्यवस्थाएं। अब माता पिता सुबह 5 बजे उठने वाले हैं जी जी और बच्चे रात को 3 बजे सो रहे हैं, जी बड़ी गड़बड़ वाली स्थिति जी हो जाएगी। बिल्कुल। अब वो 5 बजे उठ रहे हैं, वो 2-2:30 बजे सो रहे हैं, तो आपस में मैच कैसे बनेगा? अब ना वो ब्रेकफास्ट पे मिल रहे हैं, ना वो लंच पे मिल रहे हैं, जी जी और ना वो डिनर पे मिल रहे हैं। जी तो हम जब साथ में बैठ ही नहीं रहे तो विचारों का सामंजस्य बड़े और छोटे का बन ही नहीं रहा। जी जी अब ये सब चीजें कैसे दूर हों? इसमें भी हम कह देंगे, दोष दे देंगे कि माँ बाप ने नहीं सिखाया, मगर ऐसा नहीं है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलकर ही जी एक बहुत बड़ा तैयार होता है। जी जी तो सब व्यक्तियों की थोड़ी थोड़ी खूबियां, जी यानी कि बुजुर्ग के अंदर की थोड़ी खूबी, युवा के अंदर की थोड़ी खूबी और बच्चे की थोड़ी खूबी, वो टेबल के ऊपर जब हम बैठे होते हैं ना जी। एक दूसरे के साथ, ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, डिनर पे, जो भी जिस समय हम बैठ सकते हैं, तो आदान प्रदान जो होता है विचारों का, वो कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव थॉट जी देने वाला बिल्कुल। होता है। मतलब इमारत कभी भी ईंटों से नहीं खड़ी हो सकती, सीमेंट भी चाहिए, रेता भी चाहिए, प्लास्टर भी होगा, इंटीरियर भी जी होगा। जी अब इंटीरियर करने वाली तो एक नारी हृदय बहुत सुंदर इंटीरियर करता है, बट जब ईंट गारे का काम हो तो वो पुरुष समाज को उस प्रकार से खड़ा होना चाहिए परिवार में कि कहीं पर अगर हल्का सा सख्त भाव रखकर भी दिशा को सही किया जा सके, पारिवारिक दिशा को, जी तो करना चाहिए। परिवार एक इतना महत्वपूर्ण विषय है जी समाज का कि आज उसके टूटने से कुछ अलग अलग प्रकार के साइड इफेक्ट्स आ गए। और टूटना इस वजह से कहा जा रहा है कि जो भी बच्चा एक बार घर से बाहर पढ़ने के लिए चला गया, आप यकीन मानिए जब वो घर में आता है तो उसको वो ऊपर से जो मर्जी कहते रहे, वो सब एक अलग बात, बट उनकी जो टॉलरेंस पावर है, रिस्पेक्टिव एंगल से बड़ों की बात को सुन के मानना या ना मानने के बीच का जो वो अंतर है, वो अजीब सी स्थिति में खड़ा हो जाता है। उनकी टॉलरेंस पावर खत्म हो जाती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। सामने खड़े हुए बेशक एक्सेप्ट कर लें, मगर वो ये कहते हैं कि हमें तो जॉब ही करनी है। कुछ ऐसी बिजनेस फैमिलीज हैं जिनके बहुत अच्छे बिजनेस सेटअप है, मगर उनके बच्चे बिजनेस में होती हुई अर्निंग जिसके मुकाबले वो शायद 5 से 10% भी जॉब में अर्न नहीं कर रहे होंगे, वो जॉब के लिए चले जाते हैं कि नहीं हमें तो वही करनी है। वो एक आजादी मन की उनको चाहिए, उनको अपने ऊपर किसी का बंधन नहीं चाहिए। बिल्कुल। उस थोड़े समय के लिए तो वो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसको अपने आप को एडजस्ट करने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो चुकी होती है। तभी तो वो कह रहा है कि हम अकेले ठीक हैं, हम ऐसा रह लेंगे, आज़ादी महसूस होती है, मगर एडजस्टमेंट पावर खत्म हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जब बड़ा होता है तब उसके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो एडजस्ट करने की पोजीशन में होता ही नहीं। और जब हम बड़े होते हैं तो एडजस्टमेंट ही एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास। अगर हम एडजस्ट नहीं कर रहे तो हम कैसे सबके साथ रह सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एडजस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ फैमिली। यस। तो ये वो वजह है जो बहुत ज्यादा परेशान करती है। ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, हर एक के एंगल से बात की जाए तो अलग अलग निकल के आएगा। मगर ओल्ड एज होम्स कायदे में अगर आपको बताऊं तो नहीं होने चाहिए। ओल्ड एज होम्स जो हैं वो
हमें लगता है कि हमने उनको सहारा दे दिया जी ओल्ड एज होम बना के, मगर आप याद रखिए वो जब ओल्ड एज होम में आके रहते हैं ना, जी तो उनको वो चीज अपने अंतिम समय में नहीं मिल पाती जी जो उनकी युवावस्था की कमियों को भी दूर कर दे, यानी कि एडजस्टमेंट। अगर परिवार में भी कभी नेग्लिजेंस का सामना करना पड़े और उसके बावजूद हम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर एडजस्टमेंट की कमी थी वो कहीं ना कहीं दूर तो होती है। और हम जो भी कहते हैं, आज भारतीय परंपरा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इतनी खराब स्थिति होती तो 0.5% में होती होगी, मगर उसका प्रचार इतना हो जाता है कि ऐसा लगने लगता है कि बहुत खराब हालत है। अगर आप टोटल ओल्ड एज होम्स में रहने वाले लोगों की संख्या गिने तो वो जितने हमारे पूरे भारत में वृद्ध होंगे उनकी 0.5% नहीं होगी, मगर कहा ज्यादा जाता है। तो ऐसा नहीं है। और आज भी हमारे समाज में इतनी सहृदयता सबके मनों में है कि अगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट पे बात हो तो ये सुधार निश्चित रूप से हो सकता है। जी। और हमें इसके लिए पॉजिटिव होना ही चाहिए। हम पहले ही नेगेटिविटी लेके चल रहे होते हैं। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि वो पहले ही कहने लगते हैं कि हमने बच्चों के साथ कहाँ रहना है, बच्चे तो पढ़ने अभी चले गए, बाद में वो जॉब के लिए चले जाएंगे, तो हमें तो उनके साथ रहना ही नहीं। इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, सो कंप्लेंट किसे कर रहे हैं आप? क्योंकि आपने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, आपने उनकी परवरिश में उस कंपोनेंट को फिक्स ही नहीं किया। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को अपने दादा दादी की केयर टेकिंग करते हुए देखता है, या वो दादा दादी के लिए हम अपने बच्चों को प्रेज करते हैं कि भाई आप भी केयर करो, इनसे ढंग से बात करो, तो हम जो भी कहें मगर उनके अंदर वो असर तो आएगा। और असल में समस्या क्या है, बच्चे ने ही माता पिता बनना है, माता पिता नहीं दादा दादी बनना है। तो वो कहते हुए भी कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि ये चक्की है, हम इसे घुमा रहे हैं और मतलब वही लाके खड़ी कर देते हैं। तो इट्स रॉन्ग। तो समझना चाहिए इस बात को। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, मैं ये कह रही हूँ, क्या इसको जिस तरह से कहा जाता है कि जनरेशन गैप मतलब इनकी सोच में डिफरेंस है, इस वजह से भी कई बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में रखते हैं। बट आई थिंक इवन इफ दे आर सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, लेकिन इमोशनली तो दे आर नॉट विद देम। सो दैट इज वेरी टचिंग। मतलब ये चीजें जानकर बहुत दुख होता है कि सारी जिंदगी माता पिता ने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया और आज उनकी जॉब प्रायोरिटीज होंगी या वॉट एवर रीजन, करियर रीजंस हो सकते हैं कहने के लिए। ये सब बातें हैं। कैरियर रीजंस क्या है, जॉब प्रायोरिटीज क्या है, ये सिर्फ बातें हैं। जी। जब 7 दिन काम करने का भाव हो तो 7 दिन व्यक्ति काम करता है। जब आप इमेजिन कीजिए जी, 6 डे वर्किंग हुए, 5 डे वर्किंग हुए, वर्क फ्रॉम होम भी हुए, कोविड भी हुआ, लोग घरों में भी बैठे, उससे बड़ी मजबूरियां तो कुछ नहीं थी। सही है। सबसे बड़ी मजबूरियां तो वही थी। फिर उसके बाद 3 डे वीक हुआ ऑफिस में, आज भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जी। मजबूरी, अगर मन में विल है तो हम कर लेंगे, और विल नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में इच्छा है कि हमने उनका ध्यान रखना है, ध्यान अगर आपने रखना है तो सबसे पहले सर्दी का मौसम है, आप देखिए उनके स्वेटर पुराने हैं जी, उनको समझ नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं ये मेरे लिए ठीक है, बट वो पुराने हैं, अब उनमें वो गर्माहट नहीं है। आप उनको स्वेटर ला के दीजिए जी। उनके कमरे में फर्श है, ठंडा होता है तो उससे ठंडक उठती है, आप कारपेट बिछा दीजिए। आप उनके भोजन में उनकी उस भावना के साथ केयर करिए जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाते वक्त ध्यान रखती है ना कि भाई ये नहीं खाना, ये खाना है। आप भी ध्यान, उनको भी आदत पड़ी है, अब घर में कुछ भारी बना है जो देर से डाइजेस्ट होता है और वो बना है और वो भी वही खा लेते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए हम थोड़ा
जो आसानी से पचने वाला भोजन है वो बना दें, बिल्कुल, निश्चित रूप से साथ में थोड़ा सा बना दें। जी जी, उस माँ ने भी तो उस बच्चे का ध्यान रख के बहुत कुछ बनाया होगा ना बनाया पहले होगा। उसके टेस्ट के लिए, आप थोड़ा सा हल्का जरूर बनाएं। जी, और अगर वो ना भी खा रहे हो तो आप प्रेरित जरूर करें कि आप ये ले लीजिए, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। हम डॉक्टर के पास तो ले जाने के लिए उनको तैयार हो जाते हैं कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है और हम ले जाते हैं, अच्छे पैसे दवाइयों और उस पर खर्च कर देते हैं। मगर उन सब चीज़ों से हटकर अगर हम उनकी इस तरह की केयर करें और प्रेज करें उनको इसके लिए, और उनके साथ थोड़ी देर हंसी के गुब्बारे फुलाएं, आप यकीन मानिए हर एक को जरूरत है हंसी के गुब्बारों की, मगर क्या उन वृद्ध लोगों को नहीं है आवश्यकता? अगर हम ये करने लगे, आप बिलीव करें कि जरूरतें कम हो जाती हैं, वो हेल्प करने लगते हैं। एक घर जिसमें कोई आकर बाहर से बेल बजाता है, सबसे पहली आवाज उन बुजुर्गों के कानों में ही पड़ती है। जी जी, मुफ्त के चौकीदार मिले होंगे ऐसा ही मान लो, ये मान के ही प्रेम कर लो। अगर हमारे घर में कोई मेड है, कोई भी व्यक्ति है, दो लोग हेल्पिंग हैंड हमारे घर में हैं, काम कर रहे हैं, वो अगर काम कर रहे हैं तो उसको भी अगर छींक आती है तो हम कहते हैं भाई तेरे लिए दवाई और इन सब की व्यवस्था कर देते हैं, और उसका ध्यान तो रखते ही, और उतना रखते हैं जितना रखना है। वो माता पिता सब कुछ करने को तैयार है, उनको वो बच्चे का प्रेम भी चाहिए। मगर आजकल ना हम वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे माथे पे भी सलवट आ जाती है, हम पहले ही थके हुए आते हैं, और नहीं भी थके हुए आए तो घर आकर हम फोन से थक जाएंगे। सही है, हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, टाइम पास करना और टाइम का उस तरीके से इस्तेमाल करना व्यवस्थित। फोन का यूज हम घर आकर कर रहे हैं तो जरूरी 15-20 मिनट, आधा घंटा जरूर करें, एंटरटेनमेंट के लिए करें, बट आधा घंटा 1 घंटा उनको भी चाहिए उस एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, वो बहुत आवश्यक है। तो हमें ये छोटी छोटी केयर्स अगर हम करें तो ओल्ड एज होम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब हमें अपनी भावनाओं को सबको व्यवस्थित करना है, बड़ों को भी और युवा को भी और बच्चों को भी, बच्चों की तैयारी भी। आज ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अच्छा नहीं है, कहना नहीं चाहिए मगर कहना पड़ेगा कि हम कई बार ना बुजुर्गों को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जिनको आज हम घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, हमने भी वही होना है। क्या हम देख पाएंगे? कल हमारे साथ भी यही होगा। बुजुर्ग वृद्ध तो सबने होना है, मगर वृद्ध को ये ध्यान देखकर हमें ये ध्यान जरूर आना चाहिए कि हम उस प्रकार के वृद्ध हों जो युवाओं को साथ रख सके, जो बच्चों को साथ रख सके। कंपेटेबिलिटी क्रिएट करनी पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। मतलब हमारे ग्रंथों तक में ये बात लिखी गई है, मित्रवत व्यवहार के बारे में वर्णन हुआ है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, मगर उसकी ट्रेनिंग ऐसी करके लाएं कि मित्रवत व्यवहार करें। बिल्कुल। आज हम एक मिस्टेक कर जाते हैं कि हम शाम को किसी पार्टी में जा रहे हैं, बच्चा बड़ा हो गया है, उसको साथ में ले जाते हैं और वहां पर वो वाला मित्रवत व्यवहार उससे करवा लेते हैं जिसको मित्रवत ना करवा के, वास्तविकता ये है कि उसको मित्रवत रखना चाहिए पॉजिटिविटी के हिसाब से। हम वहां पर उससे मित्रवत व्यवहार करा के उसे बढ़ावा दे देते हैं। वही जब बात और 10 साल आगे जाती है तो वो हमारे लिए हार्म करने लगती है। बिल्कुल। फिर हमें कष्ट होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो हमने भी उसमें योगदान किया है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जरूर समझने की हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए। तो सर, जैसे आजकल गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है ओल्ड एज होम्स को फाइनेंसेस के द्वारा, एंड बच्चे भी बहुत इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो फॉरेन में जा कर के रहते हैं एंड दे डोंट टेक देयर पेरेंट्स विद देम। तो सर, मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मॉरल वैल्यूज़ बहुत कम हो गए हैं और स्कूलों में ज़्यादातर एम्फोसिस नैतिक शिक्षा पे देने की ज़रूरत है? हमारे सर पुराने, अगर हम अपने इसको देखें तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए कितने समर्पण लायक थे, बहुत उनकी सेवा करी, उनको जैसे कहानियाँ सुनते हैं। और भगवान राम ने अपने माता पिता की बात रखने के लिए 14 साल
वनवास गया, मतलब ऐसे भी बच्चे थे, ऐसे भी पुत्र थे। तो ये पेरेंट्स जो हैं ओल्ड, चाहे पुराने विचारों के हैं, पर वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे हों। बिल्कुल सही बात है, मगर बच्चे भी ऐसे हों तो पिता भी तो वैसे हों। अब माता पिता ही वैसे नहीं रहे तो बच्चे भी वैसे नहीं होंगे, मगर जैसे माता पिता हैं उससे बेटर बच्चे हों, इस बात का प्रयास बच्चों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों के साथ खड़ा हूँ जो उस विषय में इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि कुछ बेटरमेंट हो सके। क्योंकि अवस्था बढ़ने के साथ ना मानसिक गहराई में आज ज्यादा कमी आ रही है, पहले भी आती थी मगर आज बहुत ज्यादा कमी आ रही है। युवा अवस्था में इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ज्यादा होने की संभावना है। हमें समझना होगा वाइस वर्सा चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको रेक्टिफाई किया जाए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम आदमी को आदमी नहीं समझते। मतलब माता पिता परिवार एक अलग बात है, बट हम आदमी को आदमी नहीं समझते। सबसे पहले हमें ये तो समझना चाहिए कि हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, चाहे वो परिवार का है या उससे बाहर का है। तो शिक्षा की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। अगर हम हर व्यक्ति को इम्पोर्टेंट समझना शुरू कर देंगे तो एक समय वो जरूर आएगा जब ओल्ड एज होम्स की जरूरत समाप्त हो जाएगी। मेरा एक विजन है ये कि भारत में उस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर ओल्ड एज होम्स के साथ साथ उन यूथ के लिए भी होम्स बनने चाहिए जो अपने माता पिता की केयर नहीं करते। उन सबको कभी एक साथ रखा जाए कि आप यहाँ पर आकर रहें, और जब वो उस माहौल में रहेंगे तो वो जब एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करेंगे तो आपको एक बात साफ समझने में वहां पर आएगी कि सबकी प्रॉब्लम कॉमन लगेगी आपको। जैसे ओल्ड एज होम में सबकी प्रॉब्लम कॉमन लगती है, ऐसे ही यूथ की भी सबकी प्रॉब्लम कॉमन लगेगी। तो क्या हम इस एक प्रॉब्लम को ही खत्म नहीं कर सकते जो सबकी एक है? और वो क्या है? वो है हमारी एक्सेप्टेंस। हम सुन ही नहीं सकते सामने वाले की बात, हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि इसने ऐसा क्यों कहा। बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। इसने ऐसा क्यों कहा, उसने कहा ही तो है, गोली तो नहीं मारी। कहा है तो तुम मत सुनो, जो गलत है उसको जाने दो, जो सही है उसको पकड़ लो। धीरे धीरे सही सही हो जाएगा सबके पास। एक्चुअली मन का खेल है सारा। मन राजी नहीं है। जिस समय लड़की की शादी होती है वो अपने ससुराल जाने से पहले ही इस बात की तैयारी कर चुकी होती है कि ये मेरी सास है। अब वो सास मतलब वो मेरी माँ है, तैयारी ही माँ से होनी चाहिए। बिल्कुल। मदर इन लॉ नहीं, मदर। आई हैव 2 mothers। मगर होता क्यों नहीं है? क्योंकि व्यवहारों का फर्क है बहुत ज्यादा। मगर तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो परिवार शब्द ही समाप्त हो जाएगा। आज अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो फैमिलीज तो नहीं है, एसोसिएट्स हो गए, साथ रहने वाले हो गए, साथ रह रहे। वास्तव में साथ रहने वालों से परिवार बनाने वाला भारत है। मेरे साथ 50 लोग हैं, ये मेरा परिवार है। मेरे साथ 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, ये मेरा सुपर परिवार है जो हर वक्त मेरे साथ है। जो हर वक्त मेरे साथ है वहां पे कंपेटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जो बड़ा परिवार है जहां हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपना परिवार मानते हैं, तो वहां पर आप ऐसा मान के चलिए कि व्यवस्था उस प्रकार की है कि वो सब भी हमारा परिवार है, मगर उसमें कोई अगर हमारा प्रतिकार करता है तो हम उसका बुरा ना माने, साइड से होके गुजर जाएं या उसको साइड से होके गुजार दें। परिवार के लोगों को नहीं गुजारा जा सकता। जिन्हें हमने परिवार है या मान लिया वो तो हमारे ही हैं। तो वो जैसा भी करें हमें स्वीकार करना है। हमारी स्वीकार्यता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सामने वाले का मन बदल जाए। एक व्यक्ति आपको रोज कुछ ना कुछ कहता है, आप सुनते रहते हैं, उसे कहने की क्षमता ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप उत्तर नहीं देते तो, आप सिर्फ हल्के भाव में रहते हैं तो उसके कहने की क्षमता ही समाप्त हो जाएगी।
ये समझ बड़ों के पास होना बहुत जी ज्यादा जी जरूरी है और युवा के लिए तो आवश्यकता जी है ही। जी दोनों को ये समझना चाहिए कि हम एक दूसरे की बातों को स्वीकार करना शुरू करें। बात वही है जो मैंने आपसे कहा था ना, हमारी एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है, जी हमारा जो सेल्फ एडजस्टमेंट सिस्टम है जी जी वो ड्राई हो गया, हम्म उसमें लुब्रिकेशन चाहिए। सही अब हमारे इस व्यवहार में ना बहुत सारी चीजें सत्संग के माध्यम से और मतलब जितने भी ग्रंथ लिखे गए सब में ये सब बातें कही गई हैं, मगर हम उनको ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम पाठ कर रहे हैं। हम लोग मंदिर में जाके, लोग मंगलवार को बहुत मंदिर में जाते हैं, जी नियम है बहुत लोगों का, जो कहीं नहीं नजर आते वो मंगलवार को मंदिर में तो जरूर नजर आते हैं, जी मतलब जी ऐसा भाव हाँ है। जी हाँ जी यहाँ तक कि धर्म को भी किनारे रख के लोग मंगलवार को मंदिर जाने वाले लोग हैं और अन्य धर्मों के भी जी जा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सबको रटा हुआ है, जी 108 बार बैठ के करते हैं, मगर उसके अर्थ पर क्या विचार करते हैं? वो वास्तव में पाठ ABCDEFGH तो है नहीं, जी जी वो तो अर्थ के लिए वो पाठ है। अगर हमने उसके अर्थ को समझ लिया, आप यकीन मानिए परमात्मा आगे बढ़ा देंगे, पाठ की आवश्यकता समाप्त होगी, अगली कुछ आवश्यकताएं पैदा होंगी जो और ज्यादा शांति देने वाली हैं। मगर हम उसी पाठ को दोहरा रहे हैं। करना चाहिए, ना करने से करना अच्छा है, मगर करना कैसे है उसके अर्थ को समझकर, जी उसमें कहा क्या जा रहा है, उसके भाव क्या है, अगर हम वही नहीं समझ पा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। हमारे सामान्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में अगर हम धर्म, चाहे वो मानव धर्म हो या किसी का कोई भी धर्म हो, मैं तो मानव धर्म का ही प्रेरक हूँ कि मानव धर्म में जो बातें कही जा सकती हैं कि वास्तव में मानव वो है जो दूसरे मानव को भी मानव ही समझता हो। सबसे बड़ा मानव धर्म तो यही है कि हम दूसरे को भी मानव ही समझें। हमारे पास अगर कोई मेड या हमारे पास कोई स्टाफ किसी भी तरीके का कार्य कर रहा है तो जैसा बुखार हमें आने पर महसूस होता है वैसा उसे भी होगा। हम जो बुखार आने पर महसूस करते हैं उसके लिए हमें महसूस तो करना होगा। ये मानवता है। भूख लगने पर जो स्थिति हमारी होती है वही दूसरे की होगी, ये हमें समझना होगा। सबसे पहली मानवता है जी। और इस मानवता के बाद फिर अगले चरण आते हैं, तो मानव धर्म हम स्वीकार करें। और मानव धर्म अगर हम स्वीकार करेंगे तो उसमें ये ओल्ड एज होम्स तो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे हमने गंगा जी के किनारे जाकर रेत का घर बनाया और कभी भी गायब हो जाएंगे और आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में इस घर की आवश्यकता जहाँ पर सारे वृद्ध हों, क्या करना है, वो वृद्ध वास्तव में हमारे मस्तक पे लगाने जैसी वो धूल है। क्यों धूल शब्द मैंने इस्तेमाल किया? जिसने अपने जीवन को गला दिया अंत तक, गल जाता है व्यक्ति, वो टूट चुका होता है हर विषय पर। बहुत कम लोग आज समाज में ऐसे हैं जो टूटे हुए ना हो, टूट चुका होता है, गल चुका होता है। अगर किसी ऐसे मन को प्रेम से हाथ लगाया जाए और मस्तक पे लगा लिया जाए, यानी कि उसको उठाया जाए, आप यकीन मानो ये वो समष्टि की व्यवस्था है कि जब हम उसके लिए काम करेंगे तो हमारा विकास तो स्वाभाविक हो जाएगा। जिस धन के लिए हम कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, वो धन वास्तव में हमारी तरफ दौड़ के आएगा। एक व्यक्ति धन कमाने के लिए दौड़ता है और एक व्यक्ति के लिए धन दौड़ता है। आप समझिए, धन दौड़ेगा। मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ, बातों को कहना अच्छा नहीं मगर अनुभव करता हूँ कि धन बायो प्रोडक्ट है किसका? एक अच्छे मन का। कैसा धन? जिसके आने पर बीमारी नहीं होती, जिसके आने पर कोई क्षति नहीं होती। वो धन आता ही उस भाव के साथ है जो सिर्फ अच्छे कामों में इस्तेमाल हो, जो विकास की बात करता है, ये वो धन है। और जिस धन के पीछे हम भागते हैं वो बीमारी भी लेके आता है, वो व्यवहारों का भी अंत करता है, मतलब खराब करता है। सर, जैसे आपने कहा कि
बुजुर्ग और यंगस्टर्स में, यूथ्स में और बुजुर्गों में, तो कभी हमें बिकॉज विचारों में डिफरेंस है, तो अगर कोई बुजुर्ग कोई बात कहते हैं तो क्या उसको इग्नोर किया जाए या उनको एक्सेप्ट किया जाए पॉजिटिविटी लेकर के? अब बुजुर्ग ये कहें कि भाई समोसा नहीं खाना जी तो वो बुजुर्ग को नहीं खाना, जी जी, मगर जो 25 साल वाला है उसे तो वो तो खाना। खाएगा। हाँ तो ये तो आप कहो कि भाई अब आप नहीं पचा सकते, हम खाएंगे। जी अब ऐसे ही बुजुर्ग अगर कहे कि मुझे समोसा खाना है तो आपको ये एडवाइस करना चाहिए कि भाई हाँ, आपको समोसा नहीं खाना। नहीं खाना अब चाहिए। मुझे समझना तो होगा कि मेरी पावर है कितनी जी बॉडी जी की। जी, अब आज मैं 5 किलोमीटर चल लेता हूँ, 6 किलोमीटर चल लेता हूँ, तो मैं बड़ों से तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल। ये तो हुई सामान्य बातें जो एक बार के लिए फिर भी एडजस्ट हो सकती हैं। जी बातें एडजस्ट कौन सी नहीं होती आप जानती हैं? जहां पर ना हमारे ईगो को चोट जी पहुंचती। जी जब कोई बड़ा हमें समझा रहा हो तो हमारे मन में, क्योंकि हम भी तब तक समझदार हो चुके हैं, हम समझने को तैयार नहीं बिल्कुल। कि ऐसा हमें इन्होंने कैसे कह दिया। क्या कहा तो हम भूल जाएंगे, मगर ऐसा इन्होंने हमें कैसे कह दिया। वो हमारे ईगो को चोट मारता है जी बहुत ज्यादा, जी वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। उसमें परेशानी है ईगो। ईगो। अब कोई भी बड़ा हो गया व्यक्ति, अब वो उसके बाद बहुत ज्यादा बातें तो है नहीं, वो बार बार भाई रात को तुम आए थे, तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया, डोर लॉक करना था, चिटकनी भी लगानी थी, ऊपर खाली कुंडा लगा हुआ था। और वो जो सुन रहा है वो चिढ़ रहा है, मगर वो ऐसा नहीं कर रहा कि वो कुंडा और चिटकनी दोनों लगा दे। वो चिढ़ रहा है, वो अपने आप से ही कमिटेड हो जाएगी भाई मैं कुंडा और चिटकनी दोनों लगा दूंगा। वो नहीं मानता है। अब वो ये ना सब एक्चुअल में अंदर से, तो मैंने आपसे कहा था कि गलत है, हम घृणा करने लगते हैं। आप यकीन मानिए ये घृणा का ही एक पात्र है। ये जो मैंने उदाहरण दिया वो कुंडे और चिटकनी की वजह से दिक्कत नहीं हो रही, अंदर से तो हम करते हैं घृणा, और ऊपर से हमें लगता है कि ये बार बार क्यों कह रहे हैं। अगर हम प्रेम करते हैं और वो कहें तो हम या तो बंद कर देंगे, और या मैं जाके उनको गले लगा रहा हूँ, पप्पा छोड़ो ना, कोई बात नहीं, आप क्यों चिंता करते हो, कुछ नहीं होगा, है ही नहीं, कुंडा भी लगाया तो ठीक है, आप चिंता मत करो। फिर वो कहे नहीं तू लगाया कर, अच्छा मैं कल से ध्यान रखूं, तो आप लगा लिया करो साथ में। अच्छा जब मैं आता हूँ तो आप जागरे हुआ करो, आप मेरी इंतजार ही नहीं करते। ऐसी प्रेम की 2-4 बातें करो तो वैसे ही वो चीनी पानी में घुल जाएगी। अब अलग कर लो उसको, वो होगी ही नहीं। सही है, सही है। इतना प्रेम अगर हम आपस में करें, जरा सा टोन अप करना होता है सिर्फ चीजों को, थोड़ा सा भी अगर हमने टोन अप किया तो बात बनी। तो हम तैयारी नहीं है असल में, हम इतने जटिल हो गए अंदर से, इतने ज्यादा ड्राइनेस हो गई है हमारे अंदर, सरसता नहीं रही कि हम घुलकर मिलकर बात कर सकें। अकेलेपन का एहसास, अपने मन का स्वाभाविक अहंकार, मतलब एक अहंकार ये है कि हम उस स्थिति में बैठे हैं कि मैं बॉस हूँ, वो एम्प्लॉई है। ये अहंकार है। ये अहंकार मैंने भी देखा है किस स्वरूप में, कि जब एक क्लर्क, एक बॉस ऑफिसर जो उस डिपार्टमेंट में होगा हाई पोस्ट पे, जो उसे ले जाके चाय पिलाता था, वो उसे ले जाके चाय पिलाता था, और वो दोनों ही रिटायर हो गए सेम टाइम में। अच्छा। एक हल्की जगह पे रह रहा है, एक प्रीमियम जगह पे रह रहा है। वो शाम को किसी तालाब दरिया के किनारे कहीं पर भी मिलने नहीं, मतलब वहां पहुंचे, वो भी घूम रहा है और वो भी घूम रहा है। अब घूमने को तो मना हो नहीं सकता कि भाई वो पियोन है तो वो नहीं घूमेगा, या क्लर्क है तो नहीं घूमेगा, और बहुत बड़ा ऑफिसर था, घूम तो दोनों रहे। पहले दोनों ने उसे देखा, उसने कहा साहब नमस्ते, तो साहब ने कहा नमस्ते। अब वो रोज ही देखने लगे। अब वो धीरे धीरे साहब डाउन हुए और डाउन हुए, फिर उनको बातचीत करने जैसा लगने लगा। फिर एक दिन उसने ही पूछ लिया कि साहब आप चाय पियोगे, वहाँ की चाय बहुत अच्छी है। साहब ने कहा चल पिला दे। अब वो दोनों जाकर वहां बैठ गए। अब वो पहले खड़ा रहा तो साहब ने भी कहा चल तू भी बैठ जाना, तू भी तो पी, खड़े होकर क्यों पी रहा। वो भी बैठ गए। अब वो दोनों ही चाय पीने लगे। फिर साहब ने कहा भाई घर में ना यार वो बड़ी परेशानी है, ऐसे ऐसे कोई बात करता है, कुछ किसी के बारे में बात की। उसने भी कहा हाँ ऐसा है। अब अगले दिन साहब आए तो साहब की नजरें उसी को ढूंढ रही है, क्लर्क कहाँ है, आ जा भाई। फिर उसको बुलाया और अपने पास बिठा लिया। जीवन में ये प्रेम का रस कैसे घुलता है पता नहीं लगता।
कोई साहब हो या कोई नौकर हो, जी। हैं तो सब एक। मन से पहले दिन से ही अगर हम इस भाव के साथ रहें तो कष्ट आएगा ही नहीं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया जी, आपको, जी। साहब और हाँ। नौकर का। मगर ऐसे ही परिवार की स्थिति है। हमने मान लिया कि जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके साथ इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आती ही हैं, हम होंगे तो हमारे साथ भी आएंगी। जी जी। तो इसके बारे में एक रियल एजुकेशन, आपने भी वर्ड यूज किया था एजुकेशन के ऊपर। जी जी। तो वास्तव में एजुकेशन ही ऐसी हमारी, मैंने बहुत दफा कहा है कि 8th स्टैंडर्ड तक कॉमन सिलेबस होना चाहिए। बिल्कुल। उस सिलेबस का ये भी पार्ट होना चाहिए जी। जिससे जीवन के अंत तक की व्यवस्थाएं दिखनी चाहिए। अगर बच्चे को 5th क्लास में, 4th क्लास में, 7th क्लास में ये समझने को मिलेगा कि हमारे माँ बाप हमारे लिए किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, जो भी माता पिता जिस स्थिति में रह रहे होते हैं अपने बच्चे के लिए उससे बेटर की व्यवस्था वो कर रहे होते हैं। तो उस वक्त अगर बच्चे को ये बात तब समझा दी गई और उसके डीएनए में ये चीज चली गई कि जब माता पिता बड़े हो जाते हैं तो हम जो व्यवस्था अपने आप भोग रहे हैं उससे बेटर अपने माता पिता को देने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सा भाव है जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? मेरा कहते वक्त अपने आप ताली बजाने का मन कर रहा है इस बात। जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये किस तरह की भावना है, क्या ये हम अपनी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में नहीं डाल सकते? होनी चाहिए। वास्तव में भारत है क्या? भारत एक वो व्यवस्था है जो एक बरगद का पेड़ है जो जल्दी से उखड़ नहीं सकता। ये है भारत। मगर हम इसको क्या बना रहे हैं? यूकेलिप्टस, कभी भी गिरा दो, कभी भी काट दो। और मैं उस बरगद के पेड़ की बात कर रहा हूँ, जड़ों का एक एक ताना बाना उस तरीके से बुना होता है कि कभी कोई बहुत ही खराब स्थितियां हो जाएं बाढ़ की तो एक संभावना है जब जमीन ही उखड़ने लगे 10-10, 12-12 फुट गहराई से, तब वो पेड़ गिर सकता है, अन्यथा हवा से तो सवाल ही नहीं। तो इसका मतलब वो ताना बाना, वो भारत, ऐसा भारत। बच्चों का बाहर जाना जरूरी है तो जाएं, मगर क्या माँ बाप नहीं जा सकते? जब भी कोई बच्चा अब्रॉड भी भेजा जाता है तो उसके पास ये ऑप्शन कुछ टाइम बाद निश्चित रूप से खुल सकती है कि वो अपने माता पिता को लेकर आए। जो भी बाहर रह रहे हैं उनको अगर मॉरल ग्राउंड के ऊपर ये परमिशन मिलने ही वाली है। शुरू में हो सकता है ऑन एंड ऑफ हो, मगर बाद में 100% मिलने वाली है। तो ये कहना कि हम अपनी जॉब की वजह से नहीं लेकर जा रहे, इट्स टोटली रॉन्ग। हमारे मन में बात ही वो बैठ गई है कि हमें साथ में रहने में कष्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम सुन नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम रात को 3 बजे तक जागेंगे तो वो क्या कहेंगे? यहीं पे ही डिफरेंस हो गया। बिल्कुल अलग कर दो, अब जागो 3 बजे तक बिल्कुल बिंदास, और रात को 2 बजे ऑर्डर करो ऑनलाइन और खाने की चीज मंगाओ और 2 बजे रात को वो भी खा लो। बिल्कुल। अब वो मदर फादर को एक्सेप्ट करने में दिक्कत है। अब वो कह रहे हैं मेरी नींद सुबह 5 बजे खुल जाती, वो 5 बजे उठे और यहीं से बात शुरू हुई थी कि वो 3 बजे सोए। तो ये समस्या है। आप समझिए एजुकेशन स्टैंडर्ड से फिर बात आ जाएगी। ओल्ड एज होम्स होने ही नहीं चाहिए, ये गलत है। सरकार जो ओल्ड एज होम की तरफ ध्यान दे रही है, इसका मतलब वो भारत के डीएनए को नहीं समझ रही है। जिस भी व्यक्ति ने इसका फेवर किया उसने भारत के डीएनए को नहीं समझा। भारत का डीएनए बरगद का पेड़ है, उसकी एक एक जड़, एक एक तना, एक एक पत्ती सब आपस में बंधे हुए हैं। हम अलग करके एक मजबूत वृक्ष की कल्पना ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। यूकेलिप्टस तो गिरते रहते, नहीं चाहिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। ये आपने जो प्रश्न पूछा इसके लिए मैं अगर 10 घंटे भी बोल जाऊं तो मेरे पास क्षमता है। जी। मगर आप एक बात जरूर समझिए कि इसमें से एक भी बात अगर कोई पकड़ ले तो 10 घंटे बोल के भी वो लाभ नहीं हो सकता। अगर एक भी बात किसी की समझ आ जाए जो मैंने इतनी देर कहा है तो बात बननी शुरू हो जाएगी। एक दिन में नहीं बनेगी, समय तो लगेगा, हर चीज में समय लगता है, हमारे मन को भी बदलने में समय लगेगा। मगर हम एक भावना से पोषित हों कि हम कष्ट ना दें, सिर्फ इतना भाव अगर इतना भी रखेंगे तो व्यवहार बदलने लगेगा। और बुजुर्ग जो है ना, जब उसकी यहाँ पर ना आप देखिए मांस ढीला पड़ जाता है,
लार यहाँ से कई बार जी, निकलने लगती निकलती है। है। यूरिनेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाती जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है। अब घृणा करना है तो आप घृणा कीजिए, और आपको उसमें सहयोग करना है तो आप सहयोग करिए। हुँ, जब आप घृणा भी करेंगे तब भी आपको रहना वही है, हुँ। और अगर आप सहयोग करेंगे तब भी आपको रहना जी। वही है। जब आप घृणा करते हैं तो हुँ, सारी वाइब्स जो हैं वो नेगेटिव इकट्ठी हो बिल्कुल, जाती है, माहौल बिल्कुल। खराब होने लगता है, हुँ, चिड़चिड़ापन आने लगता है। हुँ, और अगर आप सहयोग करना प्रारंभ करेंगे, हुँ। आप यकीन मानिए पॉजिटिविटी क्रिएट होनी शुरू हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। आप उसी एटमॉस्फेयर में काम जोन में रह सकते हैं। हुँ। अब हमने क्या ऑप्ट किया, ये हमारी समझ के ऊपर है। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, इस तरह से मुझे एक कन्फ्यूशियस फिलोसोफर थे, उनकी बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, डू अनटू अदर्स एज यू विश अदर्स डू अनटू यू। जैसे मैं आज के नौजवान, सर आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से सर आपने समझाया कि पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो इट इज़ बेनिफिशियल, सभी को अच्छा है। तो सर ये सोचते हैं कि यूथ जो हैं अपने जो एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करें जैसे वो अपने लिए अपेक्षा करते हों। तो आज आपके इससे ये समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी चीज़ सर आपने समझाई और बहुत अच्छा लगा। जी, ये जी। विषय वास्तव में बड़ा गहरा है। गहरा है और जी, परेशानी वाला। ये जी, समाज का वो दर्द है, अगर जी, इसे जी, अभी नहीं बांधा गया जी, तो ये कोढ़ बन जाएगा। बन जाएगा। और बिल्कुल, अगर एक बिल्कुल। बार ये कोढ़ बन गया तो उसके बाद ये ठीक नहीं ठीक होगा। नहीं होगा। तो उसका मतलब ये है कि जो भारतीय परंपरा के हिसाब से पारिवारिक व्यवस्था है वो ध्वस्त हो बिल्कुल। जाएगी, और हाँ। एक बार अगर ध्वस्त हो गई तो हुँ, फिर ये कभी भी ठीक नहीं होगी। हुँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को वापस हमें अर्जित करना। ये गई नहीं है अभी, जी, जी, गई ये 5% ही है, जी, 95 हमारे हाथ में है, बिल्कुल। 95% है हुँ, हमारे हाथ में। हुँ, इसलिए कुछ खराब स्थिति नहीं है, जी, मगर वो आवाज 5% की बहुत तेज है। जी, कारण जब एक वृद्ध व्यक्ति का मन करुणा से भरता है, करुणा नहीं, उस करुण क्रंदन से भरता जी, है जिसमें बिल्कुल। वो अंदर से चिल्ला रहा है, हुँ, आप यकीन मानिए आसपास का इलाका भी अशांत हो जाता हाँ जी, है। इसलिए बिल्कुल, वो 5% की आवाज 95 को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें इस विषय में अभी से हुँ, वो एक सुंदर कार्य करना होगा। मैं इस प्रकार के भारत की कल्पना करता हूँ, जहाँ पर वो कल्पना नहीं है, मैं निश्चित रूप से उसमें सहयोग और शायद उस जी, स्वरूप में कभी कर भी पाऊँ। हुँ, हुँ, शायद क्यों कहना पड़ता है, भविष्य तो हुँ, परमात्मा जानते जी, हैं, जी, कि कभी कर भी पाऊँ हुँ, कि भारत ऐसा हो जहां पर परिवार संयुक्त हो मन से। हुँ, साथ रहना उतना जरूरी नहीं है मन से, जितना संयुक्त भाव बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल। अगर हमारे मन में संयुक्त भाव है हुँ, और हम दीपावली पर, होली पर और 2 4 5 ऐसे समय पर जी, एकत्र होते हैं, तो इतना प्रेम एक दूसरे को देकर आ सकते हैं कि ये परंपरा स्थायी हो सकती है। जी, परिवारवाद बिल्कुल। कभी भी, परिवारवाद मतलब पारिवारिक, हाँ जी, परिवारवाद नहीं, पारिवारिक हाँ, जो है वो स्थायी हो सकती है। और बिल्कुल, ये स्थायी परंपरा बिल्कुल, बिल्कुल। हमें कहाँ लेकर आती है, कितना हुँ, प्रेम है जीवन में। जी, और हम परिवार में अगर प्रेम करना सीखेंगे तभी तो हम अपने साथ जो लोग हैं सही है। उनसे भी प्रेम कर बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल। और जब हम उनसे प्रेम करेंगे तभी तो वो अपने परिवारों में प्रेम दे पाएंगे जी, जाकर। बिल्कुल। तो है तो ये वृक्ष ही, जी, अगर मजबूत है जड़ें तो मजबूत ही पेड़ तैयार होगा। जी, 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 तो बिल्कुल। ये भाव हमें रखना चाहिए। मैं उस भारत की कल्पना करता हूँ जो निश्चित रूप से होगा, जी, कि जहाँ पर परिवार उस स्वरूप में हो जहाँ वो एक दूसरे के सहायक हों, हुँ, हुँ, पूरक हों, हुँ, जहाँ पर क्षेत्र उस प्रकार के हों जो एक दूसरे के सहायक और पूरक हों। प्रकृति ने भी ये व्यवस्था दी है कि परिवार में 5 लोग हैं, पांचों के स्वभाव में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, वो बिल्कुल। सब पूरक हुँ, हैं एक दूसरे हुँ, के। कोई शरीर से बलिष्ठ हो सकता है, कोई मन से बलिष्ठ हो सकता है, कोई बुद्धि के जी, भाव से बिल्कुल। बलिष्ठ हो सकता हुँ, है, कोई अपने प्रेम के व्यवहार से बलिष्ठ हो सकता है। जब सब मिलकर कार्य करते हैं तो एक बहुत हुँ, सुंदर कार्य तैयार होता है। बिल्कुल। परमात्मा ने कभी भी नहीं चाहा कि कोई एक व्यक्ति एकाधिकार कर ले किसी चीज के जी, ऊपर, जी, जी। मगर एक साधन है जिससे एकाधिकार हो सकता है, हुँ, और वो है सबसे प्रेम करने का। हुँ, जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है
उसका सब गुणों पर अधिकार परमात्मा के द्वारा हो जाता है। जी जी जी। तो उस भारत की कल्पना है ये, जहाँ पर ये परिवार भी सशक्त हो, जहाँ पर वो व्यवहार सशक्त हो जो ह्यूमन रिलीजन को जी बढ़ाता हो। ये वही भारत है जहाँ पर एक वक्त ऐसा था, मैं भविष्य में वही कल्पना कर रहा हूँ जो निश्चित रूप से पूरी होगी, ये मेरा विश्वास नहीं, ये होगा, कि जहाँ पर परिवार भी उस प्रकार के हों, विश्वास भी उस प्रकार का हो, और हम मानव धर्म को मानने वाले हो। मानव धर्म किसी भी धर्म का वो भाव नहीं देता जिसमें हम एक दूसरे को कष्ट पहुंचाएं। जी बिल्कुल। मानव धर्म मतलब मानव, मानव मतलब मन की स्थिति, मन की स्थितियों को ठीक करता हुआ ये भारत पूरे विश्व में इस बात के फैलाव के लिए वास्तव में उत्तरदायी दायित्व है इसका, भारत का, विश्व की सभ्यता को ठीक करने का। वास्तव में हम बड़े ठेकेदार हैं, जो विश्व को ठीक करने का भाव हमें मिलता है। वसुदैव कुटुंबकम आजकल लिखा हुआ भी नजर आता है, वो सब स्लोगन है। तो ये सब वही मंत्र हैं जो पुराने हैं और वो सब कहे गए हैं, मगर आज उस भावना से हम नहीं है। कह तो जरूर रहे हम, मगर क्या हम इस भाव को रखते हैं? नहीं रखते। इसी भाव को बढ़ाना है, बिल्कुल। और इस भाव को अगर हम बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपके ये सारे विचार आपने बताए और इससे ऑडियंस को, हम सबको बहुत नॉलेज मिली, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।